हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज ये हमारी हिंदी के अंदर सेकंड क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 2 टॉपिक्स करवा रही हूँ। जिसके अंदर पहला हमारा टॉपिक रहेगा भाई शब्द और दूसरा हमारा रहेगा वाक्य। ये दोनों टॉपिक्स यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप लोग ये दोनों टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आपके 2 नंबर पक जाएंगे हिंदी के अंदर। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो शब्द विचार है वहां से क्वेश्चन आ जाए, सीधी डेफिनेशन भी आ जाए या उसके टाइप्स में से भी आ जाए, और हो सकता है कि वाक्य से क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये आपका बिल्कुल प्रीशियस टाइम चल रहा है और इस टाइम पे आप लोग सिर्फ काम की बातें करें तो ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई देखो, पिछले जो लेसन था, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास की होगी, आज आप लोगों को एचटेट 2024 के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में आपके प्रीवियस ईयर भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी सभी के प्रीवियस ईयर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग उन क्लासेस को भी कंटिन्यू कीजिएगा और देखते हैं, अगर लाइव में हो पाया तो लाइव में करने की कोशिश करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उद्भव विकास किस प्रकार से हुआ है। साथ में ही मैंने आप लोगों को जो वर्ण वाला जो टॉपिक है वो मैंने क्लियर करवा दिया था कि आपके व्यंजन, आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अब देखिए भाई, वर्ण के बाद आ जाता है आपका शब्द। तो भाई सबसे पहले तो क्या था, जो वर्ण थे जिसके छोटी से छोटी इकाई जिसके वो टुकड़े नहीं हो सकते थे, अब उन वर्णों के समूह से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों के समूह से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जो शब्दों का जो अध्ययन होता है, जो शब्दों की जो स्टडी होती है, उसको मोर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, मोर्फोलॉजी कहा जाता है। मोर्फोलॉजी के अंदर शब्द विचार को पढ़ा जाता है। स्वतंत्र वर्ण समूह जिनका सार्थक आपको डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही मिले कि वर्णों के जो वर्णों का जो मेल होता है, समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। या वर्णों के इकट्ठा होने से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है कि स्वतंत्र वर्ण समूह क्या कहलाता है, आपका शब्द कहलाता है। सार्थक वर्ण समूह आपका क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ओके, वर्णों के समूह से जिसका कोई भी मीन्स निकलता है उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते भाई, एक पै बोला मैंने, एक लय बोला और एक कै बोला, ये तीनों क्या थे, अलग अलग थे। लेकिन जब मैं इन दोनों तीनों को क्या कर देती हूँ, इकट्ठा कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, पलक। तो ये हमारा क्या हो गया, एक शब्द हो गया। एक अपने आप में इसका स्वतंत्र अर्थ है, अपने आप में एक अर्थ देता है। पलक किसी का नाम भी हो सकता है। हमारी जो आंखों के ऊपर की पुतली होती है उनको भी पलक बोल देते हैं। तो उसका क्या है, एक स्वतंत्र उसका अर्थ निकलता है। ओके, क्लियर है। अब देखिए, जो वर्गीकरण है वो आपके 4 प्रकार से होते हैं। जो शब्दों के जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से हो सकते हैं। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनको देख लीजिएगा। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, सबसे पहले क्या आता है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी भाई जहां से उनका सोर्स है, जहां से उनका जन्म हुआ है, उस आधार पे शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो उस आधार पे शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। देखो, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपको ध्यान से देखने हैं, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, ये आपको हिंदी के अंदर 15 से 15 नंबर दिलाने के लिए चल रही है। आपकी जो पेडागोजी है वो भी मैं एक क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी। बस आपको पढ़ना है। आपने नोट्स बना रखे हैं तो आपको इनको रिवाइज करना है अच्छे से, या फिर आप लोगों के पास कोई बुक है तो उससे रिवाइज करना है। और अगर आप लोग लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए मेरे नोट्स लेना चाहते हैं, ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है यही नोट्स के अंदर मिलेगा। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर अभी आपको मैं राइट कर रही हूँ। इस नंबर पर आप देखो, कॉल मत कीजिएगा, आप लोगों से विनती है, कॉल मत करना। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। अब व्हाट्सएप के ऊपर आपको इनकी थोड़ी सी एक कीमत भी है, ये आपके पेड नोट्स हैं, तो वो आप कीमत दे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। तो ये रहा भाई नोट्स का प्रोसेस। नोट्स के अंदर आपको सीडीपी हिंदी इंग्लिश आपको कंप्लीट मिलेगी। हरियाणा के इतने टॉपिक्स मिल जाएंगे कि आप 7 से 8 क्वेश्चन वहां से निकाल जाओगे। प्लस आप लोगों को जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, जो आपके 4 प्रकार में बता रही थी, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम, अब इसका नाम देखो भाई, तत्सम यानी उसके समान। तत्सम उसके समान यानी किसके समान, संस्कृत के समान। किसके समान भाई, संस्कृत के समान।
क्योंकि हिंदी भाषा का जो विकास है वो संस्कृत से ही हुआ है कहीं ना कहीं। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग होते हैं उनको क्या बुलाते हैं? तत्सम शब्द बुलाते हैं। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। लेकिन जो के त्यों प्रयोग ना हो उनको क्या बोलते हैं भाई? तद्भव। उनको क्या बोलते हैं? तद्भव। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो भाई तत्सम में क्या बताया मैंने? संस्कृत के समान। अब देखो भाई जो पुष्प है, पुष्प क्या है? तत्सम है। अगर पुष्प का हमसे तद्भव पूछे तो हम क्या बताएंगे भाई? उसका क्या होगा? फूल होगा। क्या होगा? फूल। फूल क्या है? तद्भव शब्द है। पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है। अग्नि है, अग्नि कैसा है आपका? तत्सम शब्द। लेकिन अग्नि यानी अग्नि क्या होती है भाई? आग। आग आपका क्या है? तद्भव शब्द है। हस्त, हस्त आपका क्या है भाई? तत्सम शब्द है। लेकिन हस्त को क्या बोलते हैं भाई? हाथ। हाथ को ही हस्त बोलते हैं। हाथ आपका क्या है? तद्भव शब्द है। आम्र, आम्र आपका क्या है? तत्सम शब्द। लेकिन आपका जो आम है वो आपका क्या बन जाएगा भाई? तद्भव शब्द। ओके, क्लियर है। अब देखो इनके अंदर एक छोटी छोटी मैं आपको मतलब बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा किस प्रकार से ध्यान रखना है। आपको तत्सम में इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। ये जो आधे शब्द आधे जो वर्ण मिल रहे हैं ना, यहाँ पे स है, पुष्प, अग्नि, ठीक है, स आधा है, यहाँ पे भी मैं और रे का कॉम्बिनेशन है। आपको इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं तत्सम में। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अगर आप उनको अच्छे से गौर से देखते हो तो आपको क्लियर हो जाता है कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ओके, क्लियर है। अब देखिए भाई तद्भव पे आ जाते हैं। तद्भव मैंने क्या बताया? जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, जो संस्कृत से निकले हैं वो आपके क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कि आपका हाथ, हाथी का मैं सॉरी हस्त का मैंने क्या बताया था आपको? हाथ बताया था। अग्नि का आग बताया था। ये आपके कौन से शब्द बनते हैं? ये आपके तद्भव शब्द बनते हैं, क्योंकि इनका जो उत्पन्न, इनकी जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं किससे हो रही है भाई? संस्कृत भाषा से हो रही है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है देशज शब्द, जो जन सामान्य बोलचाल भाषा से आए हैं। जैसे कि खिड़की, लोटा, ये हिंदी के शब्द नहीं है फ्रेंड्स। ये हिंदी लैंग्वेज में कहाँ से आ गए? जो जन सामान्य की जो लोकल जो लैंग्वेज थी उससे आए हैं। तो ये हमारे कौन से हैं? देशज शब्द हैं। आपके पास कोई भी बुक है, अगर आप उसमें देखोगे तो अगर आप उनको पढ़ते हो तभी आपको पता लग जाएगा। तेंदुआ, चिड़िया, पगड़ी, गाड़ी, ये शब्द हमारे कौन से हैं? देशज शब्द। एक लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए वीडियो जिसके अंदर तत्सम तद्भव उसकी कुछ लिस्ट दे दूंगी आपको, तो आप लोग वहां से क्लियर इसको जरूर कर लीजिएगा, समझ यहाँ से लीजिएगा। ठीक है। विदेशज शब्द भाई जो लोकल लैंग्वेज से हमारे आए हैं, जो देसी बोलचाल की भाषा से आए हैं वो देशज शब्द। जो विदेशी भाषाओं से आए हैं जिनको आगत शब्द भी कहा जाता है, अगर आपके सामने आ जाए आगत शब्द क्या होते हैं तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। जो विदेशज शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आगत शब्द बोलते हैं। ओके, जैसे कि हमारा बल्ब है, मेज है, अलमारी है, कैंची है, कारतूस, किताब, टाइम, ये सब क्या है भाई? टाइम जैसे क्या है? अंग्रेजी भाषा का है। किताब वगैरह, कारतूस वगैरह ये हमारे शायद पुर्तगाली या अरबी अरबी लैंग्वेज के हैं। तो वहां से ये शब्द इसके अंदर आए हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो इनको क्या बोला जाता है? आपके विदेशज शब्द बोला जाता है। ये तो हमारे 4 टाइप्स थे, ये आपने देख ली। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि संकर शब्द क्या होते हैं। क्या पूछता है भाई? संकर। ये उस 4 के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये अलग से है संकर शब्द। तो दो भाषाओं से मिलकर, जो दो भाषाओं से मिलता है उसको क्या कहते हैं भाई? संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि हमारी क्या है भाई? बैलगाड़ी। तो बैल हो गया हिंदी का शब्द, और गाड़ी शायद मेरे को पक्का प्रॉपर ध्यान नहीं है ये पुर्तगाली का है या अरबी का है। तो बैल प्लस गाड़ी, बैलगाड़ी, ये हमारा क्या बन गया भाई? संकर शब्द बन गया। क्या शब्द बन गया ये आपका? संकर। जो दो भाषाओं के मेल से बनता है वो शब्द क्या हो गया भाई? संकर शब्द हो गया। ओके, क्लियर है। तो ये भाई हम देख रहे थे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे आपके कितने थे? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लो भाई। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्लियर हो गए। एक हमारा संकर शब्द था वो भी हमने क्लियर कर लिया। अब आपके सामने आ जाते हैं रचना के आधार। अब आप कौन से पढ़ने जा रहे हो? रचना के आधार पर आपके कौन कौन से शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है? आपको लाइक करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो रचना के आधार पर देखो भाई कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और आपके योग रूढ़ शब्द। इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है इनको देखो। रूढ़ शब्द विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं जिसके खंडे ना हो सके। जैसे कि भाई क्या है? कलम। तो भाई कलम अपने आप में क्या है? एक रूढ़ शब्द है। कलम से हमें दिमाग में एक छवि बन गई कलम। ठीक है। पुस्तक, धूप,
बाल, गर्मी, घर, पानी, यानी जो जिनका कोई विशेष अर्थ है, ठीक है, जो अपने आप में ही अपना अर्थ लिए हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। नेक्स्ट हमारा क्या है, यौगिक शब्द। शब्दों के योग से बनते हैं, प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कि आपको भाई मैंने बोला आपका जैसे ये उदाहरण देखो, पहले यही देख लो, छात्रावास। तो वो छात्र का अलग अर्थ है, आवास का अलग अर्थ है, लेकिन दोनों को मिलाकर के किसी तीसरा जो वर्ड है वो बन रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, शब्दों के योग से बनता है। समझ में आया आपको यौगिक शब्द कि भाई दो, इसके दो खंड हो सकते हैं और दोनों का अपना अपना अलग अर्थ भी हो सकता है, उसका अलग अर्थ खुद का भी अर्थ होता है और उन दोनों का अलग अलग भी। जैसे कि मैंने बोला प्रतिदिन, तो प्रति मतलब रोजाना, दिन मतलब दिन। ठीक है, तो यानी रोजाना के दिन। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या के लिए जहाँ पे आया जाता है विद्यालय, तो ये दो शब्दों के मेल से बन रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं आपके। ठीक है, इनमें कोई भी जोड़ नहीं था, ये अपने आप में एक थी भाई। जैसे कि पानी, पानीदार बोल दिया मैंने। ठीक है, तो यानी जो जो किससे बनी, जो जिसके अंदर क्या हो, पानी ज्यादा हो। ठीक, अब देखो भाई योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि भाई क्या है, लंबोदर। तो लंबोदर का मीन्स, वैसे आपने बहुव्रीहि समास पढ़ा है ना, उस प्रकार से देखो इसको, आगे पढ़ोगे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो किसका भाई, गणेश जी का। तो लंबोदर किसके लिए प्रयोग हो रहा है, गणेश जी के लिए। ठीक है, जो अन्य के लिए प्रयुक्त हो उनको योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जो दो, जिसके दो टुकड़े हो उसके और दोनों टुकड़ों का अलग अलग अर्थ निकलता हो, वो आपका यौगिक शब्द है। जिसके कोई टुकड़े ना हो उसके, जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, वो आपका रूढ़ शब्द है। ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है भाई, रचना के आधार पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं भाई, अर्थ के आधार पर। किसके ऊपर, अर्थ के आधार पर। ओके, अर्थ के आधार पर शायद आपकी सबसे छोटी जो जो इकाई होती है वो शब्द होती है। ठीक है, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आपकी वाक्य होती है। अर्थ के आधार पर दो होते हैं भाई, एक सार्थक और एक निरर्थक। क्या होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो, निरर्थक जिसका अर्थ ना निकलता हो। तो पहले निरर्थक देख लो, जैसे कि हम क्या बोलते हैं भाई, रोटी छोटी खा लो, पानी वानी पी लो, चाय वाय पी लो, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसके पास में जो सोटी है, वानी है, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द है। तो ये हमारे कौन से हो गए, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द आपके, सार्थक शब्द के अंदर जिसका कोई अर्थ निकलता है, जैसे कि आपके पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, समान समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, पर्यायवाची भी आपको देख के जाने हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची में आपका क्या होता है, जो इसका भाई समान अर्थ निकल रहा हो। जैसे सूर्य को क्या बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं सूर्य को, रवि भी बोलते हैं सूर्य को, दिनकर भी बोलते हैं सूर्य को, सूरज भी बोलते हैं सूर्य को। तो ये आपके किस प्रकार के शब्द होते हैं, पर्यायवाची। विलोम उल्टा, अंधेरा उजाला, रात दिन। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक, जो देखने में तो आपको सेम लगे लेकिन जिनका अर्थ क्या निकल रहा हो, अलग अलग निकले, वो आपके क्या हो जाएंगे, समरूपी भिन्नार्थक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि आपको पूरा वाक्य का समूह दे रखा हो लेकिन उसका अर्थ क्या निकलता हो, एक निकलता हो, तो वो आपके हो जाएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, प्रयोग के आधार पर, जो हमें आगे डिटेल में भी पढ़ना है, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, चौथी टाइप हमारी चल रही है। प्रयोग के आधार पर आपके एक विकारी शब्द होते हैं और एक आपके अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं भाई, काफी बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द की डेफिनेशन दो। तो भाई ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक उनके अनुसार क्या हो, उनके अंदर परिवर्तन हो, उनके अंदर बदलाव आए, वो उसके अंदर चेंज कर पाए, उनका इफेक्ट पड़ता हो, तो वो आपके कौन से शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर लिंग बदलने से वो बदल जाते हो, ठीक है, वचन बदलने से बदल जाते हो, वो आपके कौन से हो जाएंगे, आपके जो विकारी शब्द है वो हो जाएंगे। अविकारी शब्द आपके कौन से होते हैं, जिनके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपके कौन से होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो अब इनके आगे जो टाइप्स हैं उसको देख लीजिएगा, आगे कौन कौन से। तो जो आपके विकारी शब्द हैं भाई, विकारी शब्द के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये अगर हम लिंग बदल लें
तो भी बदल जाते हैं, वचन बदल दे तो भी बदल जाते हैं, कारक बदल दे तो भी बदल जाते हैं। इनके क्या करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके कौन से है भाई, विकारी शब्द। अब ये भी पूछ लेगा आपसे ऑप्शन में कि भाई इनमें से कौन सा विकारी शब्द है, इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है। ठीक है, अविकारी कौन से होते हैं आपके, क्रिया विशेषण हो गए, संबंध बोधक हो गए, समुच्चय बोधक हो गए, विस्मयादि बोधक हो गए, और साथ में निपात जो होते हैं उसको भी अविकारी शब्द के अंदर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण जैसे कि भाई धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण, इन सबको आपको डिटेल से भी पढ़ना है, संज्ञा को भी, सर्वनाम को भी, विशेषण को भी, क्रिया को भी। एक एक क्लास लेकर के आऊंगी जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो हो जाएगा, क्रिया थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको अलग करवा दूंगी। ठीक है, फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सारे भी आपको करवाने हैं। तो ये सारे हम कर लेंगे। अब सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, विकारी कौन से हैं, अविकारी कौन से हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है। ये भाई एक अलग से टाइप बन जाती है। ये 4 टाइप जो मैं पढ़ा चुकी हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा। आ जाता है काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, शब्द का अभिध्यारूप, शब्द का लक्षणारूप और शब्द का व्यंजनारूप। अभिध्यारूप, लक्षणारूप और व्यंजनारूप। जहां शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए वो होता है भाई अभिध्यारूप। हो सकता है कि आपसे पूछ भी ले, शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए वो होता है लक्षणारूप। और व्यंजनारूप जब शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए, जब शब्द का कैसा रूप है भाई, व्यंग्यात्मक रूप। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से देखो, भाई राम कक्षा का अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या बता रहा है, सिंपल स्पष्ट बात बता रहा है। तो ये कौन सा रूप है, शब्द का अभिध्या रूप है। कौन सा रूप है, अभिध्या रूप। राम कक्षा का शंकराचार्य है, तो भाई ये हमने उसके क्या बता दिए, लक्षण बता दिए कि उसमें शंकराचार्य वाले गुण हैं। तो ये कौन सा रूप हो गया उसका, लक्षणारूप। राम गोबर गणेश है, तो भाई गोबर गणेश कोई ना थोड़ी होता है, यानी हमने उसका क्या कर दिया, एक प्रकार से उसका व्यंग्य कर दिया। क्या कर दिया, उसका व्यंग्य। तो ये उसका कौन सा रूप हो गया, शब्द का व्यंजना रूप। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। जब स्पष्टीकरण से बोले गए तो अब अविद्या, जब उसके लक्षण बता करके बोल रहे हैं उसको तो उसका लक्षणारूप, और जब उसके ऊपर व्यंग्यात कोई व्यंग्य कसा जा रहा है तो वो हो जाएगा व्यंजना रूप। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है भाई वाक्य वाला चैप्टर। आपका शब्द वाला जो चैप्टर था वो यहाँ पे आपका खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास को कंप्लीट देखना है, आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, श्योर हो जाओगे 2 नंबर के लिए। ठीक है, और अब देखो भाई वाक्य आ जाता है। तो भाई जब अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई थी वो हमारी शब्द थी, जिसके कोई टुकड़े ना हो उसके, वो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो आपकी कौन सी होती है, वाक्य होती है। शब्द वर्णों का जो सार्थक समूह था उससे क्या बनता थे, हमारे शब्द बनते थे, और शब्दों के सार्थक समूह से आपके क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पेपर में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, वो वाक्य होती है। ओके, क्लियर है। अब देखो भाई रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं हमारे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो इनके बारे में देखेंगे। एक पहले वाक्य के 2 अंग हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार शायद पूछा गया था पेपर में, कई बार पूछा गया है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं भाई, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 2। कंफ्यूज मत होना, कौन कौन से भाई, एक आपका उद्देश्य और एक आपका विधेय। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट और एक को बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे कि भाई अमन पुस्तक पढ़ता है, तो इसके अंदर हमारा जो कर्ता है, जो काम करने वाला जो रहता है, और काम करने वाले के जो साथ के जो वर्ड हैं वो हमारे किस में आते हैं भाई, कर्ता होता है काम करने वाला, वो किस में आता है, उद्देश्य में। और जो कर्म किया जा रहा है, जो बाद का जो बच जाता है कर्ता को छोड़ करके, वो हमारा क्या बच जाता है, विधेय। तो यहाँ पे अगर पूछे अमन पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है, अमन, और विधेय क्या है, पुस्तक पढ़ता है। ओके, क्लियर है। अब देखो भाई सरल वाक्य। सरल वाक्य पहले डेफिनेशन देख लो फिर एग्जांपल से समझाती हूँ। जो एक प्रवाह में आसानी से बोला जाए, जैसे कि मैंने बोल दिया अमन पुस्तक पढ़ता है, एक प्रवाह में आसानी से बोल दिया, ये हमारा क्या हो गया, आपका सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट आता है भाई संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्या आता है, संयुक्त वाक्य। जो संयोजक से जुड़े हों, जो संयोजक से जुड़े हों, लेकिन दोनों अपने आप में क्या हो भाई, स्वतंत्र हो, दोनों अपने आप में कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। जैसे कि मैंने कहा हवा का तीव्र झोंका आया और उड़ा ले गया,
क्या बोला मैंने, हवा का तीव्र झोंका आया और उड़ा ले गया। तो यहाँ पे जो संयोजक है वो हमारा क्या है, और है। समझ के करना, रट के मत करना, रट के करोगे तो 100% आपका गलत होगा। यहाँ पे क्या आया भाई, और क्या है हमारा, कनेक्टर है, संयोजक है, जोड़ता है। दो वाक्य हो गए, हवा का तीव्र झोंका आया, ये देखने से आपको पता लग गया कि भाई ये आपका जो सरल वाक्य है वो तो नहीं है, आपको देखने मात्र से ही पता लग गया, क्योंकि एक प्रवाह में आसानी से नहीं बोला जा रहा। हवा का तीव्र झोंका आया और उड़ा ले गया, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, कनेक्टर लगा हुआ है, संयोजक लगा हुआ है। आपको पता लग गया भाई सरल वाक्य तो नहीं हो सकता। अब संयुक्त और मिश्र में से होगा। अब देखो भाई, दोनों क्या है, हवा का तीव्र झोंका आया अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उड़ा ले गया वो भी इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य। कैसा हो गया, संयुक्त वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है, आपको इसी प्रकार से दो वाक्य मिलेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे भाई, डिपेंड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी रहेगी। एक उसके अंदर प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा उसके अंदर आश्रित उपवाक्य होगा। हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया कि, किससे जोड़ रखा है, की से, सब उड़ा ले गया। तो भाई मैंने कहा हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया, तो यहां से क्लियर हुआ, कैसा आया भाई, क्लियर नहीं हुआ ना। और फिर मैंने कहा सब उड़ा ले गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इनके आपस में क्या है भाई, डिपेंडेंसी है एक दूसरे पर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो डिपेंड करता है वो मिश्र वाक्य है, जो डिपेंड ना करे वो आपका संयुक्त वाक्य। क्लियर है। वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय, मैंने आपको बता दिया। वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, यानी जो हमारा कर्ता वाला जो पार्ट होता है वो हमारा उद्देश्य होता है। उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है, जो कर्म की जो बात हो रही थी, वो हमारा क्या होता है, विधेय होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राम खाना खाता है, तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है, राम, और खाना खाता है हमारा क्या है, विधेय। अब आ जाते हैं भाई वाक्य के अनिवार्य तत्व। वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं, 6 अनिवार्य तत्व होते हैं, ये सिर्फ आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन तो आपके बहुत ही कम ही बनते हैं। कौन कौन से, सार्थकता, योग्यता, वो कैसा हो भाई, सार्थक हो, योग्यता हो उसके अंदर जो कह रहा हो बात, उसके अंदर शब्दों की निकटता हो, आकांक्षा हो, पदक्रम हो उसका एक उचित, और उसमें क्या हो, अन्वय हो। ये 6 क्या होते हैं, वाक्य के तत्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी हमने क्या देखा, रचना के आधार पर। अब आ जाते हैं अर्थ के आधार पर। अब किस पे आ जाते हैं भाई, अर्थ के आधार पर। छोटा सा चैप्टर है और 1 नंबर आपको जरूर दिला के जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। बिल्कुल बहुत आसान है। सबसे पहले विधानार्थक, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो, इंग्लिश में निषेधवाचक यानी आपका नेगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक यानी आपका इंटेरोगेटिव, इच्छार्थक यानी आपका, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसको बोलते हैं शायद, तो इच्छार्थक जहाँ पे इच्छा दिखाई जा रही हो, आज्ञार्थक आपका इंपेरेटिव, ठीक है, संकेतवाचक जहाँ पे आपको संकेत किया जा रहा हो, और संदेहार्थक और विस्मयादिबोधक, ये आपको ध्यान रखने हैं। विधानार्थक जो यानी सिंपल हो, सिंपल यानी जैसे कि भाई राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो ये आपका क्या हो गया, विधानार्थक। निषेधवाचक, राम खाना नहीं खाता है। प्रश्नवाचक, क्या राम ने खाना खाया। इच्छार्थक, राम को खाना राम का खाने की इच्छा है, राम को खाना चाहिए। आज्ञार्थक, राम खाना खाओ। संकेतवाचक, राम खाना अ, हो सकता है कि भाई राम खाना खा रहा हो, इस प्रकार से बोल देंगे। संदेहार्थक, राम ने खाना क्या राम ने खाना खाया है, इस प्रकार से मतलब जहाँ पे संदेह दिखाएंगे, और ये राम ने खाना खाया, इस प्रकार से मतलब इनको समझो आप, ठीक है। देखो अर्थ के आधार पर देखो, जैसे कि एग्जाम्पल से देखो। अब आज्ञावाचक, आज्ञावाचक आपका तुम खाओ, आज्ञावाचक क्या हो जाएगा, तुम खाओ, हमने उसको क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया भाई, ठीक है, आज्ञा दे दी। प्रश्नवाचक, क्या तुम खा रहे हो। विधिवाचक, खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। निषेधवाचक, मैंने खाना नहीं खाया, जहाँ पे क्या आ गया भाई, नहीं आ गया। विस्मयवाचक, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ओह मुझे भूख लगी है, ठीक है, अरे क्या हो गया। संदेहवाचक, उसने खा लिया होगा, तो हमने ये क्या किया भाई, कंफर्म नहीं है, हम संदेह में हैं। इच्छावाचक, तुम अपने कार्य में सफल रहो। संकेतवाचक, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। इसमें क्या है भाई, संकेत है, इसमें क्या है, संकेत है कि भाई यदि तुम खाओ तो ही मैं खाऊं, तो ये क्या है, संकेत दे रहा है। ओके।
अब देखो भाई, ये सेंटेंस दे रखे हैं आपको। नरेश और रीना पढ़ते हैं। राम आया और मेरे पास बैठ गया, मैं जाना चाहता था परंतु जा ना सका। तो ये आपको बताने हैं कि कौन कौन से में कौन कौन सा किस किस प्रकार का वाक्य है। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको करके देखना है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 देखने का कौन कौन से आपके बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, शब्द और वाक्य। और अब टाइम आ गया है, अपनी स्पीड को दुगना कर दीजिए। और मैं भी आप लोगों के लिए प्रॉपर क्लासेस डालने की पूरी कोशिश रहती है मेरी, लेकिन बीच में तबीयत इशू वगैरह होने की वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो चलिए, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जो मैं समझाना चाह रही थी आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे टॉपिक के साथ, जिसके अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण सारे हम एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।